एक कहावत आपने सुनी होगी, खुशियों को नजर लग जाना। न जाने किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को। इस तरह की बातें सामने आती हैं कई बार दोस्तों। मान लीजिए किसी की जिंदगी में बहुत शानदार तरीके से खुशहाली आई हो, उसने कार खरीदा हो, उसने होम लोन लेकर एक शानदार सा विला बनवाया हो, घर बनवाया हो, उसके जीवन में खुशहाली आ रही है, चल रही है, उसके घर में कोई एक अच्छे से प्यारे से फूल जैसे बच्चे का सृजन हुआ हो, जन्म हुआ हो और सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। उसी दरमियान उसके जीवन में न चाहते हुए एक आकस्मिक एक ऐसी घटना घटे जो पूरे जीवन के रुख को मोड़ दे, पूरे जीवन के आयाम को ही बदल दे, तो उसे क्या कहेंगे? यानी आप ऐसा कहेंगे कि न जाने किसकी नजर लग गई, न जाने कौन सी आपदा आ गई, या फिर अगर आप उसे दोषी मान लेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कमी थी, सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन इसने ऐसा गलत क्यों कर दिया, गलती क्यों कर दिया। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार नाम के अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को अभी मैं 2 खबरें सुनाने जा रहा हूं जिससे आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि कभी कभी न चाहते हुए भी आप लोग किस तरह से मुसीबतों में घिर जाते हैं, आपके जीवन में अंधकार छा जाता है, आप सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन अचानक से पूरा रुख और पूरा जीवन का मायने ही बदल जाता है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि एक घटना घटी थी, उसमें पुलिस ने वैसे तो एफआईआर लगा दिया है। एफआईआर वही होता है फाइनल रिपोर्ट। जी हाँ, उस फाइल को, उस केस को क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में एक मामला हुआ था। एक बेटी जो वहां के स्थानीय गोरखपुर की रहने वाली है, प्रियंका नाम था उसका, 31 जुलाई को वह वहां गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग के स्टोर रूम में अपने दुपट्टे के सहारे फांसी के फंदे पर लटक गई थी। उसका शव मिला था झूलते हुए फांसी के फंदे पर, यानी उसके दुपट्टे से कसा हुआ। प्रियंका कुमारी ने खुदकुशी की थी, ऐसा कयास कुछ लोगों ने लगाया और इसकी पुष्टि भी पुलिस ने कर दिया था, लेकिन उसे हत्या का मामला दर्ज करके फाइल को ओपन करना पड़ा, केस को फिर से समझना पड़ा। पुलिस ने फॉरेंसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर केस को खत्म किया है। अब इस वक्त यानी क्योंकि उसके सामने कई एक जो साक्ष्य आए पुलिस के सामने, वो यही दर्शाए कि यह एक्चुअल में खुदकुशी ही था, आत्महत्या ही था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्रियंका ने आखिर विश्वविद्यालय के विज्ञान विभाग में आकर, गृह विज्ञान विभाग में आकर ही आत्महत्या क्यों किया। अब ये ऐसा करने से क्या मैसेज गया, बहुत सारी बातें सामने आई। अब आप लोगों को बता दें कि प्रियंका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों पर हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दिया था। दरअसल कई एक ऐसे एनजीओ से जुड़े हुए कुछ लोग, राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि प्रियंका की हत्या हुई है और इसमें सम्मिलित हैं विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग की और उनके कर्मचारी। वो लोग उसे मोरल रूप से टॉर्चर कर रहे थे, मानसिक हरासमेंट कर रहे थे, इसलिए उसने सुसाइड किया है, ऐसे आरोप लगे। मान लीजिए कि ये सत्य हो, फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आई है या जो भी जांच पड़ताल हुई है पुलिस की, उसमें भी जो कुछ भी हुआ है वो उल्टा, यानी कि प्रियंका के साथ सही में ही ऐसा कुछ घटना हुआ है कि उसे टॉर्चर किया गया, उसे मानसिक रूप से प्रेरित किया गया आत्महत्या के लिए। तो भी दोस्तों प्रियंका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या विकल्प नहीं होता है, संघर्ष विकल्प होता है, लेकिन प्रियंका ने सुसाइड किया, पुलिस का ऐसा कहना है। प्रियंका के पिता इसको मानने से तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस आधार पे फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी खुदकुशी की पुष्टि हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। आप लोगों को बता दें, पुलिस कहती है कि लखनऊ से फॉरेंसिक टीम बुलाई गई थी। इस टीम ने पूरा एक सीन रिक्रिएट करके सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच किया और अब रिक्रिएट किए जाने की रिपोर्ट भी आ गई है। पुलिस के मुताबिक फिर से आत्महत्या की पुष्टि हो गई है, लिहाजा मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाना ही बेहतर है। गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा है कि साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है। प्रियंका ने खुदकुशी की थी, यह पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक दोनों रिपोर्ट से साफ हो चुका है।
अब आप लोग सोचिए कि मान लीजिए इसमें अगर कहीं हत्या के केस में विभागाध्यक्ष फंस जाते या फंस जाती, जो भी हैं, तो क्या होता? अगर उन लोगों ने सही में ये कांड नहीं किया है और वो लोग इस मामले में लपेटे जाते या कोई भी कर्मचारी फंस जाता तो कितना बुरा होता। आप लोगों को जानकारी होगी, दिल्ली का एक ऐसा ही कांड हुआ था जिसमें स्कूल के एक छोटे से बच्चे का बाथरूम में शव मिला था, गला कटा हुआ, और उस पर शक जा रहा था बस के कंडक्टर का, जो स्कूल से ड्रॉप करता है बच्चों को, ले आता है, ले जाता है, उस पर शक जा रहा था। बहुत दिन तक बहुत सारे लोग उस बस कंडक्टर के फांसी की मांग कर रहे थे, उसे हैवान बता रहे थे, जबकि वह गरीब निरीह जो है निरपराध था। वहां पर एक बच्चे ने, जो हाई स्कूल का छात्र था, उसने उस बच्चे का गला काट दिया था, जो इकलौता बच्चा था, और वो इसलिए काट दिया था कि एग्जाम टल जाए। अब आप लोग सोचिए, एक कोई दूसरा कांड किया और एक बेगुनाह फंसने वाला था। ऐसा ही कांड कहीं प्रियंका वाले मामले में तो नहीं हो रहा था? यानी कि उसने आत्महत्या किया किसी और रीजन से, घर परिवार की वजहों से या किसी पर्सनल वजह से, और उसमें विभागाध्यक्ष या कर्मचारी जो भी लोग फंसने वाले थे। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है दोस्तों, बेगुनाह फंस जाते हैं कई मामलात में। ऐसा मामला बहुत बार सामने आता है। ऐसा ही एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि प्रियंका के साथ, खैर अब तो फाइनल रिपोर्ट लग गई है या जो भी है, पुलिस उस पर अब ये फाइल पड़ताल बंद कर देगी। आगे उसके पिता को अगर बहुत इच्छा हो तो वो देख सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, ये बात अलग है। लेकिन आप लोगों को बताएं कि इसमें अब उन लोगों पे जो केस मुकदमा दर्ज करके जांच हो रही थी, वो बातें अब खत्म हो जाएंगी। अब इसमें पक्षपात पुलिस के ऊपर कहा जाए या फिर जो है सत्य में कहा जाए कि ये चीजें प्रियंका का आत्महत्या ही माना जाए, अब ये सारी बातें पुलिस और बाकी की चीजें जो उनके परिजन हैं उनके बीच के समझने की बात है, क्या ये सत्य है। लेकिन दूसरा कांड आप लोगों को बता दें जो गोरखपुर जनपद का ही है दोस्तों, इसमें भी वही है कि न चाहते हुए भी हमारे घर आपदा आ जाए। एक दंपत्ति को जहरीले सांप ने काट लिया, और जिसमें पति ने अपनी पत्नी को तुरंत नहीं बताया कि उसे सांप ने काटा है, लेकिन थोड़े ही देर बाद बिस्तर पर छुपा हुआ या पड़ा हुआ सांप जो पत्नी को भी डस लेता है। उसके बाद पत्नी शोर मचाती है, फिर सांप को देखता है, वही पति उस सांप को मार देता है। परिजन उसे, उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, और उसके बाद दोस्तों पति की मौत हो जाती है। आपको बता दें, गोरखपुर जनपद की ही ये घटना है, उत्तर प्रदेश के। एक ऐसा मामला सामने आया जहां खजनी तहसील अंतर्गत एक दंपति को जहरीले सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान पति की अस्पताल में दम तोड़ दिया, पत्नी अभी भी जूझ रही है मौत से। आप लोगों को बताएं कि यह पिपरा निवासी, खजनी क्षेत्र के पिपरा निवासी अर्जुन गोस्वामी जो 35 साल के थे, इनके पिता का नाम मिश्री गोस्वामी है, और इनकी शादी अभी 31 मई को ही हुई थी 2021 में, इसी साल। सोचिए, ये 9 दंपति थे अभी, और ये लोग गुरुवार की रात को भोजन करने के बाद सोने जा रहे थे। जैसे ही बिस्तर पर गए, वैसे ही एक जहरीले सांप ने पति को पहले डसा। पति ने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताया, उसे सावधान नहीं किया, सचेत नहीं किया, और इतने में ही पत्नी को भी सांप ने डस लिया दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पत्नी रुकी नहीं, वो शोर मचाई। शोर मचाने पर पति ने ही बल्कि सांप को मारा। कुछ समय बाद तबीयत बिगड़ने लगी पति की और पत्नी दोनों की। इस पर परिजन उन लोगों को लेकर जिला अस्पताल भागे, सदर अस्पताल, जहां पर दोनों का इलाज चल रहा था। शुक्रवार सुबह 5 बजे पति का तबीयत अचानक से बिगड़ने लगा। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज, जहां पर आप लोगों को बता दें कि अंततः अर्जुन ने दम तोड़ दिया। अर्जुन गोस्वामी मर गया और उसकी पत्नी अभी भी मौत से जूझ रही है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है दोस्तों। सोचिए कितनी बड़ी घटना है ये। वो 9 दंपति के जीवन में अचानक से मौत आ गई। मतलब ऐसा घटना जो न चाहते हुए भी उनके जीवन में ये कांड बन के आ गया। अब इसमें क्या कहा जाए, किसको कहा जाए? मतलब एक दर्दनाक हादसा है ये बहुत बड़ी घटना है, बड़ी बात है। ऐसी घटनाएं किसी के जीवन में न घटित हों, ऐसी कोशिश और ऐसी जागरूकता और ऐसी सावधानियों से आपको रहना पड़ेगा। बिस्तर पे वो लोग गए, अंधेरा रहा होगा, टार्च बार के देखना चाहिए था, उजाला करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, जब लिखा रहता है जिसको कहते हैं, यहीं पर भाग्य के लेख में विश्वास होने लगता है कई बार। अब एक और घटना आप लोगों को बता दें जहां पे वारदात हुई है। इसमें भी पुलिस ने वैसे तो गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन इसे क्या कहा जाए, गैर इरादतन या इरादतन? आप लोगों को बता दें
कि यह मामला गोरखपुर जिले के ही पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल धूसड़ का हैदरगंज टोला का है। 15 सितंबर को एक पिता पुत्र में आपस में मारपीट हो गई। बता दें कि राम भवन निषाद नाम का व्यक्ति जो 36 वर्ष का था, शुक्रवार सुबह वो मौत आखिर उसे आ ही गई। लेकिन मामला क्या हुआ था वो आप लोग जान लीजिए कि इस जानकारी के मुताबिक राम भवन की पत्नी अंजू देवी ने तहरीर दिया है कि उसका ससुर बाबूलाल जमीन बेचना चाहता था, यानी खेत वगैरह की जो जमीन थी वो बेचना चाहता था और पति अपने हिस्से की जमीन बेचने से मना कर रहा था, अपना हिस्सा मांग रहा था, इसका विरोध कर रहा था। इस बात को लेकर 15 सितंबर की सुबह सुबह ससुर बाबूलाल निषाद, सास नाशपाती देवी और देवर बलराम निषाद आदि मिलकर राम भवन की पिटाई कर दिए। बहुत बेरहमी से लाठी डंडों से मारेगा जाने की वजह से वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था। बीच बराव करने जब उसकी पत्नी गई अंजू तो उसको भी पीटा गया। बाद में गांव वालों की मदद से इन लोगों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन गुरुवार की रात वह उसे छुट्टी करा के डिस्चार्ज करवा कर वापस लेकर अपने घर आई। लेकिन बताती है कि उसकी हालत फिर से बिगड़ने लगी रात में, गुरुवार की रात में, और फिर वो लोग उसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपराइच लेकर गए, जहां पर शुक्रवार की सुबह 9 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और पुलिस ने मृतक की पत्नी अंजू के तहरीर पर गैर इरादतन हत्या, मारपीट, बलवा का केस दर्ज कर लिया है। अब आप लोग सोचिए कि ये क्या है। परिवार के यानी जिस पिता ने उसे जन्म दिया राम भवन निषाद को, उसी पिता ने जमीन के चलते उसी बेटे से मारपीट कर लिया। वह अपनी जमीन बचाना चाहता था या पिता उसे, जो भी है ये मामले सामने आएंगे। उल्टा भी हो सकता है कि राम भवन हिस्सा ले रहा हो, मांग रहा हो, तो भी क्या है समझना चाहिए था। लेकिन ये मारपीट विवाद आखिर इतना बढ़ गया कि बलराम निषाद और बाबूराम निषाद जो उसके पिता थे, इन दोनों के ऊपर एफआईआर हो गया है। उसकी माता नाशपाती देवी पर भी एफआईआर हो गया है। जमीन ने आखिर एक परिवार को खत्म कर दिया। अंजू अब विधवा हो गई है। लेकिन ये वारदातें ना हो, इसके लिए आप सबको सचेत और जागरूक रहना चाहिए। आप लोगों के पास घटनाओं के बाद कोई पछताने का मौका नहीं मिलेगा। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग शेयर कीजिएगा। आपका विक्रम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने देखा मेरे इस न्यूज को। जलेश्वर महतो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक गहलोत जी गुड आफ्टरनून, बहुत थैंक यू, आप बोल रहे हैं ट्रू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रताप लोढ़ा जी धन्यवाद, थैंक यू। प्रमोद कुमार राजभर जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बताइए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुराद बेग मुगल जी सुरहावा से बहुत बहुत शुक्रिया। सोनू यादव जी, शिवानी पचौरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। शिवानी जी, सोनू बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश गौर जी धन्यवाद, शुक्रिया। अशोक नेहरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकास राव जी शुक्रिया आप सभी मित्रों का इस न्यूज को देखने के लिए। मेरे पेज को जो लोग फॉलो न किए हों प्लीज फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। सोनू कुमार सहानी जी, रोहन निषाद जी, विक्रम कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन।